इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी टॉपिक, जैव विविधता का संरक्षण। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? जैव विविधता के संरक्षण की। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, जैव विविधता का संरक्षण, हमारी बुक में इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कि यार इतनी सारी जैव विविधता जो है वो उसको क्षति पहुंच रही है, उसको नुकसान हो रहा है, जीव विलुप्त हो रहे हैं, जीवों की संख्या कम होती जा रही है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? सर, हमारा कर्तव्य है कि जो जैव विविधता कम होती जा रही है, जिसको क्षति पहुंच रही है, उसको सुरक्षित करना है, उसको संरक्षित करना है, उसको कंजर्व करना है, उसको विलुप्त होने से बचाना है। तो आप पूछेंगे सर कैसे करोगे? पूछेंगे ना। तो जैव विविधता संरक्षण में दो टॉपिक आते हैं कि कैसे जैव विविधता का आप संरक्षण कर सकते हो, किस तरीके से जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। एक तो ये टॉपिक बनता है और एक ये टॉपिक बनता है क्यों करो। क्यों कर रहे हो आप जैव विविधता का संरक्षण? अब ये वाला टॉपिक हमको बहुत फालतू लगता है यार। क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब, क्यों ना करें? करना जरूरी है। सर क्यों कर रहे हो? अरे मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जिनसे हमें फायदा हो रहा है। दिमाग लगा, मधुमक्खियां, ऐसा सुना है मैंने, अगर मधुमक्खियां नष्ट हो जाए ना इस पृथ्वी से, तो पृथ्वी पर अगले 24 से 25 दिनों में सारी जातियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, वास्तव में ये वैज्ञानिकों ने बताया है, कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सुना है। ठीक है, तो कहने वाली बात जो है, समझने वाली बात है कि कई ऐसे जीव है जिनसे हमें फायदा मिलता है यार। सोचिए, आपको पेड़ों से फायदा नहीं मिल रहा? हाँ मिल रहा है। आपको अपने खेतों में जो पेड़ उगा रहे हैं उससे फायदा नहीं मिल रहा? हाँ मिल रहा है। आपको जंगलों से फायदा नहीं मिल रहा? मिल रहा है। अरे भैया, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? मिल रहा है ना। तो जरा सोचिए, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आप उन्हें संरक्षित करें? बिल्कुल बनता है। तो ये कह रहा है क्यों करें, किस लिए करें? अरे भाई साहब, उपयोगी पदार्थ मिल रहे हैं आपको, किससे? आपके प्राकृतिक स्रोतों से, आपके जीव जंतुओं से, पौधों से, प्राणियों से मिल रहे हैं, आपको फायदे मिल रहे हैं, तो आपको करना जरूरी है ना। तो आइए यहां पर इन दो टॉपिकों में से आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैव विविधता के संरक्षण क्यों करें, पहले हम ये पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कैसे करें हम ये तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, क्यों जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, तो ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, अब देखिए, हमारी एनसीईआरटी जो है, या हमारी बुक जो है, इस टॉपिक को लेकर कहती है भाई साहब कि जैव विविधता का संरक्षण आप इसलिए करो, तीन कारणों से। इसलिए करो, हमने हमारी एनसीईआरटी से पूछा कि भैया हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है, एनसीईआरटी ने बोला करो। हमने पूछा कैसे करें, उसने बोला पहले मेरे इस प्रश्न का आंसर दो। हमने बोला क्या, उसने बोला क्यों करो। हमने बोला तीन कारण हैं किस चीज के, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, इसके तीन कारण हैं। कितने कारण हैं? तीन कारण है। सबसे पहला कारण, ध्यान से सुनना, सबसे पहला कारण जो है वो ये कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैं पहले लिख देता हूं तीन कारण, संकीर्ण रूप से उपयोगी। ध्यान से सुन लेना, हमारी बुक में ढंग से इस तरीके से बांटा हुआ नहीं है, या मतलब पॉइंट वाइज इस तरीके से नहीं बताया, तो ध्यान से सुनना। व्यापक रूप से उपयोगी, नैतिक मूल्यों के आधार पर, ये हमारी बुक जो है बोलती है कि भाई साहब जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें,
फिर खुद ही बोलती है 3 कारण की वजह से जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। सबसे पहला, संकीर्ण रूप से उपयोगी, व्यापक रूप से उपयोगी, नैतिक मूल्यों के आधार पर। अब मैं तुमको सिर्फ 3 वर्ड बोल रहा हूं। क्या मैंने बोला? एक मेरा खेत है, मैंने बोला एक अमेजन जंगल है, एक मैंने बोला शेर है। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मेरे खेत से जो उत्पाद बनेगा पूरे विश्व को उस उत्पाद से पूर्ति मिल जाएगी? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? आपके खेत से जो उत्पाद बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 फैमिली, 4 फैमिली, 4 परिवारों को भोजन मिल जाएगा आपके खेत से। पूरे पृथ्वी पर सभी को तो भोजन नहीं मिल पाएगा ना आपके अकेले खेत से। लेकिन अमेजोन जंगल से जो उत्पाद बन रहा है, ऑक्सीजन, इस पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन यहां से मिल रही है। किससे? अमेजोन में। तो अब आप मुझे बताएं, एक वर्ड है हिंदी का क्या? संकीर्ण। एक वर्ड है हिंदी का क्या? व्यापक। संकीर्ण का मतलब होता है कम, व्यापक का मतलब होता है ज्यादा। तो आपको उपयोगी पदार्थ मिल रहे हैं आपके खेत से? हाँ, मिल रहे हैं। आपको अमेजन जंगल से उपयोगी पदार्थ नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं। कौन बड़े स्तर पर मिल रहे हैं और कौन छोटे स्तर पर मिल रहे हैं? तो मेरे भाई, जो छोटे स्तर पर मिल रहे हैं जैसे हमारे खेत से, जो बड़े स्तर पर मिल रहे हैं जैसे अमेजन जंगल से, व्यापक रूप से स्तर पर, तो आपका दायित्व नहीं बनता कि ऐसी चीजों को भी संरक्षित करें जिनसे उत्पाद तो मिल रहा है लेकिन कम स्तर पर मिल रहा है? ऐसी चीजों को भी संरक्षित करें जिनसे उत्पाद मिल रहा है लेकिन व्यापक स्तर पर मिल रहा है ना? छोटे स्तर पर मिल रहा है, संकीर्ण रूप से जो उपयोगी पदार्थ हैं जिनसे मिल रहे हैं, जहां से मिल रहे हैं उनका भी हमें संरक्षण करना है, और व्यापक स्तर पर जहां से मिल रहे हैं उनका भी हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। तो 2 कारण तो समझ में आ गए। अब मैंने तुमसे पूछा, क्या शेर से कोई उत्पाद मिल रहा है? कि सर शेर का दूध पीते हैं, शेर का मांस खाते हैं, कोई शेर से आपको उत्पाद मिल रहा है क्या? नहीं। फिर भी हर मनुष्य चाहता है क्या? कि शेर इस पृथ्वी पर बने रहे। ये हमारे इंडिया की नहीं, ये हमारे पूरे विश्व की शान है यार, है ना? एक ऐसी जाति जिसका दबदबा है। चाहते हैं हम? हाँ सर। ये हमारे क्या है? ये हमारे मूल्य हैं। ये हमारे कौन से मूल्य हैं? ये हमारे नैतिक मूल्य हैं। ये हमें सिखाया गया है। हम चाहते हैं कि जीवों को नष्ट कर दे? नहीं, ये हमें सिखाया गया है कि हमें जीवों को क्या करना है? संरक्षित करना है। ये मनुष्यों के नैतिक मूल्य हैं कि हम उन जातियों को भी, हम उन प्राणियों को भी, हम उन पादपों को भी संरक्षित करेंगे जो हमारे लिए अनुपयोगी। तो अनुपयोगी जीवों को संरक्षित करने का उद्देश्य क्या कहलाता है? हमारा नैतिक मूल्य कहलाते हैं। ये हमारे मूल्य क्या कहलाते हैं? एथिकल वैल्यूज कहलाती है, हमारी नैतिक मूल्य कहलाते हैं। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी दोस्त, कि ये हमारे नैतिक मूल्य हैं कि ऐसी जातियां जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है हम उनको भी बचाएं, ठीक है? ऐसे जगह जो हमारे लिए बहुत व्यापक स्तर पर उत्पाद बना रही है हम उनको भी बचाएं। ऐसी जगह जहां से हमें उत्पाद मिल रहा है लेकिन बहुत व्यापक स्तर पर नहीं, कम स्तर पर मिल रहे लेकिन मिल तो रहे, हम उनको भी बचाएं। तो 3 थे वो कारण जिनके कारण हमें जीव विविधता को क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए। जिसमें से अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संकीर्ण रूप से उपयोगी के। अभी रुकिए, खत्म नहीं हुआ है। संकीर्ण रूप से जो उपयोगी हैं उनके कुछ मीनिंग तो समझ में आ गया। संकीर्ण रूप से उपयोगी यानी जो कम है संख्या में, कम उत्पाद मिल रहा है लेकिन हमें उन्हें भी बचाना। जैसे हमने बोला हमें भाई साहब खाद्य पदार्थ मिल रहा है। क्या हमें खाद्य पदार्थ मिल रहा है? हाँ सर। क्या हमें अनाज नहीं मिल रहा? हाँ। नहीं मिल रहा? सब्जियां नहीं मिल रही, फल नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना? सब्जियां मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं, है ना? दालें मिल रही हैं। ये सारे क्या हैं? ये खेतों से ही तो मिल रहे, खेती बाड़ी से ही तो मिल रहे हैं। हाँ सर, ठीक है। तो ये हमें क्या करने हैं? बचाने हैं। क्या? हमारे खाद्य पदार्थों को। हमें ईंधन नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा। जो हम दे दनादन खत्म करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा पेट्रोल डीजल सब खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा, किल्लत हो जाएगी, फिर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने लग जाएंगी। है? समझ में आ गया? तो ईंधन जो है हमें उससे भी बचाना है। रेशे जिनसे मिल रहे हैं, अरे भैया
रेशों से कपड़े नहीं बन रहे, कॉटन के रेशों से, सिल्क के रेशों से कपड़े नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं। हमें कहीं ना कहीं औद्योगिक उत्पाद जो होते हैं, जैसे हमें लेटेक्स मिलता है, टैनिन मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। लेटेक्स हो गया, टैनिन हो गया, पेंट हो गया, पॉलिश हो गई है, ये सारे हमें कहां से मिल रहे हैं? उद्योगों से मिल रहे हैं। इनको भी हमें औद्योगिक उत्पाद जो मिल रहे हैं, ये उत्पाद जो मिल रहे हैं, हमें इनको बचाना है। रंजक मिल रहे हैं, डाई मिल रही है? तो ये सारे वो उत्पाद हैं जो हमें मिल रहे हैं प्रकृति से, और हमें प्रकृति से ये जो उत्पाद मिल रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं मिल रहे, हमें इनको बचाना। ये हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है, बचाना। ये है संकीर्ण रूप से उपयोगी पदार्थ। वहीं अगर हम व्यापक रूप से अगर उपयोगी की बात करें, व्यापक रूप से उपयोगी की बात करें, तो भाई साहब सीधा सीधा वही उदाहरण, कौन सा? अमेजन का जंगल, अमेजन जंगल। और मैंने आपको ये बता भी दिया है कि इनको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। 20% ऑक्सीजन जो है, 20% ऑक्सीजन, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, 20% ऑक्सीजन कुल पृथ्वी पर कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। तो इनको तो बचाना पड़ेगा, बिल्कुल बचाना पड़ेगा। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा एक चीज मैं यहां पर बताना भूल गया संकीर्ण रूप से उपयोगी में, कि कहीं ना कहीं आपको औषधियां भी तो मिल रही हैं, औषधियां भी तो मिलती हैं। मैं यहां पर संकीर्ण रूप से उपयोगी में बताना भूल गया, यहां पर लिख देता हूं बेटा। आपको औषधियां मिल रही हैं? हाँ सर। दवाइयां मिल रही हैं? हाँ सर। पता है आपको 25% से ज्यादा औषधियां, 25% से ज्यादा औषधियां, पता है किससे मिलती हैं? पादपों से। पता है किससे प्राप्त होती हैं? पादपों से प्राप्त होती है। तो आपका दायित्व नहीं बनता इन पादपों को संरक्षित करना है? सर 25% से ज्यादा इनसे मिलती है, तो सबसे ज्यादा किससे मिलती है? वैसे तो कवक से मिलती है, याद रखना, फंजाइज से मिलती है सबसे ज्यादा औषधियां जो है ना। आपको किससे मिलती है? एंटीबायोटिक्स किससे मिलती है? ज्यादातर कवकों से मिलती है, लेकिन प्लांट से भी मिलती है मेरे को, बिल्कुल मिलती है। ठीक है, तो 25% से ज्यादा औषधियां आपको पता है किससे प्राप्त होती है? पादपों से प्राप्त होती है। और पता है सारे प्लांट भी नहीं, लगभग 25,000 पादपों से औषधियां मिलती हैं। क्या बोला हमने? कि लगभग 25,000 पादपों से क्या मिलती हैं? औषधियां मिलती हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी है बेटा। 25,000 पादपों से क्या मिलती हैं? औषधियां मिलती हैं। और 25% से ज्यादा औषधियां पादपों से मिलती है। अब ये दोनों लाइनें बहुत कंफ्यूज करती हैं। देख मेरे दोस्त, मैंने ये बोला इस पृथ्वी पर औषधियां मिल रही हैं, हमें मिल रही है। किससे मिल रही है? पादपों से भी मिलती है, कुछ जंतुओं से भी मिलती है, कवक से भी मिलती है, जीवाणुओं से भी मिल जाती है ना। तो हमने बोला मैक्सिमम किससे मिलती है? हमको कवकों से मिलती है। पादपों से मिलती है? यस मिलती है। इस पृथ्वी पर जितनी भी अभी तक हमने औषधियां खोजी है, उनमें से 25% से ज्यादा औषधियां हमें प्लांट से मिली है। लगभग कितने प्लांट से मिली है? हमने ये नीचे लिख दिया। लगभग 25,000 प्लांट से हमें क्या मिली है? औषधियां मिली है। भी मिलती है, कवक से भी मिलती है, जीवाणुओं से भी मिल जाती है ना। तो हमने बोला मैक्सिमम किससे मिलती है? हमको कवकों से मिलती है। पादपों से मिलती है? यस मिलती है। इस पृथ्वी पर जितनी भी अभी तक हमने औषधियां खोजी है, उनमें से 25% से ज्यादा औषधियां हमें प्लांट से मिली है।
लगभग कितने प्लांट से मिली है, हमने ये नीचे लिख दिया, लगभग 25,000 प्लांट से हमें क्या मिली है, औषधियां मिली है। तो जरा सोचिए, हमारा दायित्व नहीं बनता ये हमारे लिए प्लांट्स जो हैं उपयोगी नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो ये संकीर्ण रूप से उपयोगी के अंतर्गत आएंगे ये सारी चीजें, और व्यापक रूप से उपयोगी के अंतर्गत आएंगे आपके ये बड़े जंगल। ठीक है जी, जैसे अमेजन के जंगल, 20% ऑक्सीजन जो है इस पृथ्वी पर, कुल पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन इन्हीं से मिल रही है, जिनको हम पृथ्वी के फेफड़े बोल रहे हैं। तो ये है व्यापक रूप से उपयोगी। बाकी संकीर्ण रूप से उपयोगी मैंने आपको बता दिया। नैतिक मूल्य मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं। याद रखना, वह मूल्य जिसके अंतर्गत हम ऐसे जीवों को बचाने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी है, फिर भी हम उन्हें बचाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, नैतिक मूल्य कहलाते हैं। तो बेटा जी, कुल मिलाकर हमने जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना है, इसके हमने 3 कारण देख लिए हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें। बात कर रहे बेटा कि जैव विविधता जो है उसका संरक्षण कैसे करें। सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हमारी बुक बोलती है कि जैव विविधता का संरक्षण 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है स्व स्थाने संरक्षण और एक होता है बाह्य स्थाने संरक्षण। ठीक है, 2 तरीके से संरक्षण होता है किसका बेटा जी, जैव विविधता का। स्व स्थानीय संरक्षण जो होता है इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इन सीटू कंजर्वेशन, और जो बाह्य स्थानीय होता है इसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो 2 तरीके से होता है जैव विविधता का संरक्षण। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्व स्थानीय संरक्षण, इसका मतलब क्या है। आइए, सबसे पहला है स्व स्थानीय संरक्षण। बहुत सीधे सीधे शब्दों में बोलता हूं, जब हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करते हैं, क्या बोला, जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्व स्थानीय संरक्षण। अब आप बोलेंगे क्या, देखो मैंने बोला आप में से किसी ने ये नाम सुना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नाम सुना है कभी? नहीं सुना हो, अगर सुना है तो अच्छी बात है। उत्तराखंड में है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क। क्या है, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है ना। अब उस जंगल में जीव मिल रहे हैं, ठीक है, क्या वो जीव अपने प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं? हाँ, रह रहे हैं। लेकिन हो सकता है मनुष्य जो लालची है, जो क्या कर ले, उनका शिकार कर ले। तो वहां पर हमने एक परिधि तय कर दी है, जहां पर हमने पुलिस वालों को या इस तरीके से लोगों को रख रखा है जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। यानी हमने कहीं ना कहीं एक परिधि तय कर दी है कि इसके अंदर मनुष्यों की एंट्री नहीं है। यानी अब वो सुरक्षित है, कौन? जीव जो अपने जंगल में, अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित है। समझ में आया? तो जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा जंगल है जिसकी मैंने बाउंड्री बना दी है ना। अब जीव तो अपने प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं, हाँ रह रहे हैं, हम उनके बीच में नहीं जा रहे या हम उनको निकाल कर नहीं ला रहे, वो अपने प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको संरक्षित कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है? स्व स्थानीय संरक्षण, जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे एक उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या एक उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बेटा? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। आपसे कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो याद रखना, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में 90 राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय, जिसमें से सबसे पहला याद रखना उत्तराखंड का है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। और क्या होते हैं सर राष्ट्रीय उद्यान? क्या थे? मैंने आपको बोला बड़े सारे जंगल हैं जिनकी हमने एक बाउंड्री तय कर दी है, जहां पर मनुष्य की क्रियाविधि अलाउड नहीं होती है, जहां पर जीव जो है वो संरक्षित है, अंदर अपने मस्त वातावरण में मौज ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब जरा सोचिए, आप खुद जरा सोचिए, अगर हम वो बाउंड्री तय ना करें, अगर हम उनको संरक्षित ना करें, तो धीरे धीरे तो मनुष्य उस जंगल को खत्म नहीं कर देगा? कर देगा ना। तो हमने क्या कर दी? एक बाउंड्री तय कर दी है, एक परिधि तय कर दी है कि इसके अंदर जाना मना है, इस जंगल के अंदर जाना मना है, खत्म, नहीं जाएंगे। और अगर जाए तो कहीं ना कहीं सजा हो जाएगी, पकड़े गए तो, ठीक है। चलिए जी, राष्ट्रीय उद्यान है। उसी के साथ साथ और भी कुछ नाम है, जैसे जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम बेटा बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इंग्लिश में, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। भारत में ये कितने हैं? ये इनसे भी बड़े जंगल हैं, यूं मान के चल लीजिए। नेशनल पार्क जो होते हैं इनसे भी बड़े हैं। कौन? जीव मंडल संरक्षित, इनसे भी बड़े, बहुत हेक्टेयर जमीन में फैले होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बीघा जमीनों में ये फैले हुए हैं। कौन बेटा जी? आपने याद रखना है, कौन? जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र। भारत में कितने हैं? याद रखना, 14 है, ठीक है। नेक्स्ट, आपने कोई हालांकि ये प्रश्न पहले आता था, मैं आपको बता देता हूं, वन्य जीव अभ्यारण्य नाम सुना है? वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं इनको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुना ये नाम? नहीं सुना? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है घाना पक्षी विहार। घना नहीं, घाना पक्षी विहार। उसका एक और नाम है, उसी घाना पक्षी विहार को हम बोलते हैं केवलादेव पक्षी विहार। जानते कहां पर है? ये मेरे घर के पास में ही है, राजस्थान में है, भरतपुर एक जिला है, वहां पर है घाना पक्षी विहार। क्या है? घाना पक्षी विहार या केवलादेव पक्षी विहार। इससे प्रश्न पहले आते थे नीट में, ठीक है। तो जिसमें है ना एक पक्षी है ना आते हैं, माइग्रेट करते हैं, आते हैं, साइबेरियन क्रेन बोलते हैं उनको, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। चलिए, तो वन्य जीव अभ्यारण्य ये थोड़े से इनसे छोटे होते हैं, इससे तो बहुत छोटे हैं, इससे भी छोटे हैं, यानी सबसे छोटे जंगल टाइप के जो हैं, इतने भी छोटे नहीं है कि हाँ भाई आओ चलो घूम कर आते हैं, होते बड़े हैं ये भी, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य बेटा जी ये है भारत में 448। मेरे को अच्छी तरीके से याद है, एक बार मैं गया था घाना पक्षी विहार में, एक रोड है, चारों तरफ जंगल है, इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है ना। तो साइकिल से लोग जाते हैं, साइकिल से देख कर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या ये जो मैंने जगह नाम ली हैं, ये क्या है? एक प्रकार के जंगल है, किसी का आकार बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई थोड़ा इनसे छोटा है क्या? जंगल है जहां पर जीव संरक्षित हैं, कंजर्व है अपने प्राकृतिक आवास में। ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है? स्व स्थानीय संरक्षण। सिंपल सा था। अब आगे बढ़ते हैं। सर स्व स्थानीय संरक्षण तो समझ में आ गया। अब क्या है ना, कई देश, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी जैविक संपदा के संरक्षण के लिए मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है। कई कंट्री चाहती तो है संरक्षण, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कैसे संरक्षित करें। क्या बोला मैंने? कई देशों की, कई राष्ट्रों की बात कर रहा हूं। अपनी जैविक संपदा, अपनी जैविक संपदा से मतलब समझ रहे हैं ना आप? जैव विविधता के संरक्षण के लिए
के संरक्षण के लिए चाहते तो हैं, है ना, चाहते तो हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अधिक रूप से संरक्षण के, जैविक संपदा के संरक्षण को अधिक रूप से, या तो मैं बोल सकता हूं अधिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से, अधिक रूप से नहीं, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से व्यवहारात्मक नहीं समझते। मतलब अब ये जो लाइन है ना, ये कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या लिखा है। देखो, मान लो मैं किसी राष्ट्र की बात कर रहा हूं, किसी देश की बात कर रहा हूं, हर एक राष्ट्र के पास कहीं ना कहीं उसकी जैविक संपदा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कंगारू है उनके पास। इंडिया की बात करूं, बंगाल टाइगर है हमारे पास, है ना। अब जरा सोचिए, हर देश की अपनी जैविक संपदा है, हाँ है, और फर्ज है क्या उस संपदा को क्या करना, संरक्षित करना। वही संपदा आपके देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाती है। जरा सोचिए, सैलानी अगर आएंगे हमारे इंडिया में बंगाल टाइगर को देखने के लिए, तो हमारे इंडिया की इनकम होगी। सैलानी आकर पैसा देंगे कि नहीं देंगे, तो आर्थिक रूप से समृद्ध होएगा वो देश, हाँ होएगा। लेकिन जरा सोचिए, जो आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट चीज है एक देश के लिए, वो देश उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, नहीं ध्यान दे रहा। इसीलिए तो जैविक संपदाएं धीरे धीरे नष्ट होती जा रही। अब क्या हुआ ना, कई संरक्षणविद, अब संरक्षणविदों मतलब वो लोग जो जैविक संपदा को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संरक्षणविदों। वो साइंटिस्ट जो जैविक संपदा को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे पड़े हैं। कई संरक्षणविदों ने ऐसी जगह खोजी, ऐसे क्षेत्र खोजे जहां जैव विविधता अत्यधिक मिलती है। अब देखिए, ये जो लाइनें मैं लिख रहा हूं ना बेटा, इसको आप तुलना करना, समझना। देखिए, सबसे पहले हमने ये बोला, मैं वापस से बता रहा हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जैव विविधता का संरक्षण करना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं कि पढ़ क्या रहे। हम जैव विविधता का क्या कर रहे हैं, संरक्षण। ठीक है सर, कैसे करेंगे, दो तरीके से करेंगे। पहला क्या था, जो जीव जहां पर रह रहे हैं उनको वहीं पर रहने दो, उनको कोई नुकसान मत पहुंचाओ, है ना, और उनकी बाहर से प्रोटेक्शन करो। बाहर से मतलब इन द सेंस एक चार दीवारी के अंदर, मतलब चार दीवारी इन द सेंस उसकी एक बाउंड्री बना दो, उनकी एक परिधि निर्धारित कर दो कि इस परिधि के अंतर्गत और मनुष्य का जाना अवैध है, यानी जा नहीं सकते हैं। जो जीव वहां पर रह रहे हैं वो वहीं पर रहें, अपना बढ़िया तरीके से फले फूले। ये क्या कहलाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण। यानी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। जिसके उदाहरण मैंने आपको सिंपल से बताए, क्या, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में इनकी संख्या कितनी है ये मैंने आपको बताई। ये वो जगह है, ये प्राकृतिक जंगल है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं ना। ये प्राकृतिक जंगल है जहां पर हम इन जंगलों को सुरक्षित कर रहे हैं, इन पारितंत्र को। सोचिए, एक जंगल को अगर मैं संरक्षित करूंगा, सुरक्षित रखूंगा, तो उसके अंदर जो शेर, बाघ, जितने भी जीव हैं वो सुरक्षित नहीं हो जाएंगे। दिमाग लगाएं, सोचिए भाई, दिमाग लगाओ, सोचो। मैंने बोला मेरा एक घर है, ठीक है, सोचना, मेरा एक घर है, ठीक है, और घर के बाहर ना चोर आ गए हैं। घर के बाहर क्या आ गए हैं, चोर आ गए। वो मेरा सामान लेकर जाएंगे। लेकर क्या जाएंगे, मेरे घर में जो सामान है उसको लेकर जाएंगे, घर थोड़ा ना लेकर जाएंगे। अब जरा सोचिए, मैं सामान को अपने जेब में रखूं और गेट खुले छोड़ दूं, गेट खुले छोड़ दिए, ये सही रहेगा? अपनी जेब में रख लिए, आजा बेटा,
तेरी खैर नहीं है, ये सही रहेगा, या गेट पे ताला लगा दूं, गेट को बंद कर दूं, सोचिए वो सही रहेगा। दिमाग लगाएं, खुद सोचिए। तो हमने गेट को बंद कर दिया ना, ज्यादा बेटर तो ये आ ही नहीं पाएंगे। गेट मेरे लोहे के, तोड़ ले जितना तोड़ सकता, नहीं आ पाएगा। करंट लगा दिया गेट में, अब आजा, है ना। तो समझना इस चीज को क्या, कि जहां मैं एक बाघ को संरक्षित करता, इससे बेटर यह है कि वो बाघ जिस पारितंत्र में रह रहा है, जिस जंगल में रह रहा है, उसको संरक्षित कर दो ना। तो एक बाघ की जगह हजारों बाघ, एक बाघ की जगह साथ साथ और भी जीव संरक्षित हो जाएंगे, सोचिए, है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्या एक जीव को संरक्षित करने से बेटर है जिस पारितंत्र में वो मिल रहा है उसको संरक्षित कर दो। ये क्या कहलाता है आपका स्वस्थानीय संरक्षण। अब हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर देश जो है वो अपनी जैविक संपदा को समझ ही नहीं रहे। उनके पास इतनी जबरदस्त जैविक संपदा है, फिर भी वो ये नहीं सोच रहे कि आर्थिक दृष्टि से वो उनकी प्रति कोई व्यवहार ही नहीं दिखा रहे, उनका संरक्षण करना ही नहीं चाहते हैं। तो उन्हीं देशों के कुछ, मैं ये बोलूंगा, कुछ ऐसे लोग जो संरक्षण चाहते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों को खोजा जहां पर जैव विविधता अत्यधिक मिलती है, बहुत जबरदस्त मात्रा में मिलती है, यानी वे क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि उच्चतम होती है। इन क्षेत्रों को नाम दिया गया हॉट स्पॉट। इन क्षेत्रों को नाम दिया गया हॉटस्पॉट। तो आप बोलेंगे सर हॉटस्पॉट तो हमारे मोबाइल में भी होता है ना। ये वो हॉटस्पॉट तो हमारे मोबाइल में भी होता है ना। ये वो हॉटस्पॉट नहीं है बेटा, मोबाइल वाला नहीं है। हॉटस्पॉट क्या है मैं आपको बता देता हूं, डेफिनेशन भी लिख देता हूं। क्या हॉटस्पॉट? सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में भी हॉटस्पॉट। क्या है हॉटस्पॉट? मैंने सीधे सीधे शब्दों में बोला, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि उच्चतम मिलती है। जातीय समृद्धि उच्चतम मिलती है। क्या बोला? ऐसा क्षेत्र जहां जातीय समृद्धि उच्चतम मिलती है, उच्चतम होती है। और एक और चीज, क्या? उच्च स्थानिकता मिलती है और उच्च स्थानिकता मिलती है। स्थानिकता, उच्च स्थानिकता को हम बोलते हैं एंडमिज्म। अब आप बोलेंगे सर ये उच्च स्थानिकता का मतलब कुछ ऐसे जीव जो पर्टिकुलरली उसी क्षेत्र में मिल रहे हैं और पृथ्वी पर कहीं मिल ही नहीं रहे। जैसे मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछूं, आप मुझे बताओ, कंगारू इंडिया में मिलता है? यूपी में, बिहार में, लखनऊ में, इधर मिलता है कंगारू? कभी देखा है आपने कंगारू इंडिया में मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता ही नहीं है। कंगारू एक ऐसा जीव है जो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। जी हाँ, आप लेकर आ भी जाओगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो आवास जो उसको चाहिए ना, वो उसको वहीं पर मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे जीव जो एक पर्टिकुलर स्थान पर ही मिलते हैं, है ना। तो ऐसे क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां पर जातीय विविधता, जैव विविधता, जातियों की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है, स्पीशीज रिचनेस बोला जाता है अंग्रेजी में, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा मिलती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। तो ऐसे हॉट स्पॉट कई खोजे गए, किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। कितने खोजे गए मैं आपको बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले 25 हॉटस्पॉट खोजे गए थे। पहले लगभग 25 ऐसी जगह थी विश्व में, इस भारत नहीं बोलूंगा, पूरे विश्व में ऐसी जगह थी, 25 ऐसी जगह थी जहां पर ऐसी जातीय समृद्धि बहुत ज्यादा मिली। लेकिन बाद में 9 और क्षेत्र ऐड हो गए, 9 और ऐड हो गए, यानी 34 हो गए। तो आपसे पूछा जाए करंटली यानी वर्तमान में कितने हॉटस्पॉट है, तो आप सीधा बोलेंगे सर 34 है। अब आपका प्रश्न होगा सर इन 34 में से इंडिया में भी कोई है? मैं बोलूंगा हाँ भाई, हम कैसे पीछे रह सकते, किसी से पीछे नहीं है। इन 34 में से 3
भारत में। अब आपका प्रश्न होगा कहां है 3 भारत में, आपको बता देता हूं। अगला बिंदु, 3 भारतीय हॉटस्पॉट, 3 भारतीय हॉटस्पॉट, यानी 3 ऐसी जगह भारत में जो हॉटस्पॉट कहला रही हैं। कौन कौन सा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। आप बोलेंगे सर श्रीलंका तो इंडिया में थोड़ा ना आता है। श्रीलंका से कुछ भाग, श्रीलंका का कुछ भाग जो इंडिया के संपर्क में है ना, वो श्रीलंका, पूरा श्रीलंका नहीं, श्रीलंका का कुछ भाग जो इंडिया के संपर्क में आता है वो। तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका, ध्यान रखना, भूल मत जाना। इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, ठीक है, भूल मत जाना, वर्मा नहीं बर्मा। और आपका हिमालय, ये नाम तो आप सभी ने सुना हुआ है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, नाम सुना है ना। तो ये 3 इंडियन हॉटस्पॉट है, भारतीय हॉटस्पॉट है, भूल मत जाना। इससे प्रश्न पूछा जाता है नीट में भी, इससे प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड में भी। तो ये 3 है हॉटस्पॉट, आपने याद रखने हैं। अब ध्यान से सुनना, सर क्या ये हॉटस्पॉट बहुत सारी जातीय विविधता रखते हैं? मैंने कहा यानी इस पृथ्वी पर जितनी जातीय विविधता मिल रही है क्या मैक्सिमम यहां पर मिल रही है? मैंने कहा नहीं, लगभग कुल जैव विविधता का, कुल जैव विविधता का 2% भाग हॉटस्पॉट में होता है। यानी जितनी भी जैव विविधता इस पृथ्वी पर मिल रही है उसका केवल 2% भाग ही हॉटस्पॉट पर है। आप बोलेंगे सिर्फ 2% भाग है, फिर आप इतना क्यों बोल रहे हो कि ये अरे भैया इतनी समृद्ध है? 2% मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी ऐसी जगह जो हमने पता कर लिए कि यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक मिल रही है। अब जरा सोचिए, अगर इन हॉटस्पॉट को संरक्षित किया जाए, पता है आपको, अगर इन हॉटस्पॉट को, और कर भी रहे हैं, इन हॉटस्पॉट को संरक्षित किया जाता है, तो याद रखना, विलोपन यानी विलुप्ति, विलोपन की दर 30% से कम हो जाएगी। सोचिए, आप खुद इमेजिन करिए कि जैव विविधता का, कुल जैव विविधता इस पृथ्वी पर मिल रही है, उसका मात्र 2% भाग हॉटस्पॉट पर है। लेकिन अगर इसी 2% भाग को भी अगर हम संरक्षित कर लेना, तो जो विलोपन की जो दर है ना, वो 30% से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप इमेजिन करें, सिर्फ इतने से भाग को बचाने से 30% जातियां जो विलुप्ति की कगार पर है वो कम हो जाएंगी। समझ रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं? याद रखना आपने ये, ठीक है। मैं कुछ ऐसी जगह भी बताता हूं बेटा जी आपको। ये तो हमने सारी चीजें पढ़ ली है स्व स्थानीय संरक्षण में। अच्छा, आप पूछेंगे सर हॉटस्पॉट भी स्व स्थानीय संरक्षण है? हाँ बेटा, जरा सोचिए, स्व स्थानीय संरक्षण में कौन कौन सी जगह आ गई? राष्ट्रीय उद्यान भी आ गए, जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी आ गए, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ गए, आपके हॉटस्पॉट भी आ गए हैं। हॉटस्पॉट क्या है? प्राकृतिक आवास में जीव मिल रहा है। अब हमारा फर्ज है कि हमें इन हॉटस्पॉट को क्या करना है, संरक्षित करना है, ताकि विलोपन की दर क्या हो जाए, कम हो जाए। कुछ और जगह भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक और बिंदु, जैसे आपने मैं बोलूंगा उपवन नाम सुना होगा, उपवन, जैसे पवित्र उपवन, दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि ये चीज याद रहे, पवित्र उपवन। नाम सुना? देखिए, कई बार कुछ जगह ऐसी होती है, ध्यान से सुनना, जैसे मैं अपने घर के आसपास की बात बताता हूँ। जैसे मैं रहता हूँ राजस्थान में, एक जगह है अलवर, है ना।
वहां पर आसपास एक जगह है जिसका नाम है पांडुपोल। सुनिएगा, शायद आपको, आप में से कई जानते हो, नहीं भी जानते तो सुनिएगा। पांडुपोल एक जगह है, कहां पर? अलवर में। अलवर कहां है? राजस्थान। ठीक है, तो वहां पर एक जगह है पांडुपोल। कुछ नहीं, जंगल था, एक पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच में ना एक छेद है बहुत बड़ा। बस एक मान्यता पड़ गई कि जो पांडव थे ना, पांडव, वो पांडव जब अपने वास पर गए थे, मतलब जब वो वनवास पर जब गए थे, है ना, तो उस टाइम कुछ राक्षस पीछे पड़ गए थे द्रौपदी के पीछे। तो उस समय भीम ने अपनी गदा से उस पहाड़ पर वार किया था, जिससे बीच में एक छेद बन गया था, जिससे वो अंदर से छुपकर चले गए थे पांडव। ऐसा मान्यता है वहां पर ऐसी। अब जरा सोचिए, ये मान्यता धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करते करते लोगों में बढ़ती जाएगी, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब जरा सोचिए, वो जगह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी नजर में आई। तो गवर्नमेंट ने कहा, अरे भैया, ये जगह तो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है, चलो जी इसको, इस जगह को अच्छे से बनाए रखते। उन्होंने उस जगह को अच्छे से बनाए रखा, सैलानी आते भी हैं। अब जब सैलानी आ रहे हैं तो पैसा तो कमा रही है गवर्नमेंट, सरकार, लेकिन साथ साथ उस पूरे क्षेत्र को भी तो क्या कर दिया हमने? संरक्षित कर दिया। सोचिए, कर दिया कि नहीं कर दिया? जहां पर आकर कोई शिकार कर सकता था, अब चारों तरफ से बाउंड्री तय कर दी है कि भैया कोई नहीं आएगा, यहां पर केवल सैलानी आ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने वाली बात ही, ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं? पवित्र उपवन। इनको हम क्या नाम देते हैं? पवित्र उपवन। ठीक है, तो मेघालय में मिलते हैं, ये मेघालय में भी मिलते हैं, हर जगह पे मिलते हैं। मेघालय नाम तो सुना होगा, वहां पे कुछ जगह है जैसे खासी या जांतिया पहाड़ी। जांतिया पहाड़ियां हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वहां पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। ठीक है बेटा, और इसी के साथ साथ अगर मैं एमपी के, तो कुछ बच्चे होंगे, मेरे को पता है इस क्लास में कई बच्चे होंगे जो एमपी से होंगे, मध्य प्रदेश से। तो आप मुझे बताइएगा, क्या एमपी में सरगुजा, चंदा, बस्तर क्षेत्र है? बस्तर तो मैं भी गया हूं तो एमपी में सरगुजा, चंदा तथा बस्तर क्षेत्र है। आप बोलेंगे सर क्या लिख रहे हो? अभी रुको, मैंने बोला प्राणी उपवन। प्राणी उपवन का एक एग्जांपल मैंने दे दिया। मेघालय में एक जगह है, क्या नाम है उसका? खासी। क्या नाम है? खासी। ठीक है, वो वाली खांसी नहीं, खासी। ठीक है, जयंतिया पहाड़ी है वहां पर। महाराष्ट्र कर्नाटका में पश्चिमी घाट है, एमपी में सरगुजा, चंदा तथा बस्तर क्षेत्र है। और मैं अपने राजस्थान को कैसे भूल सकता हूं? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ऊपर लिख देता हूं यहीं पर ही, राजस्थान की अरावली, राजस्थान के अरावली, मतलब वो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं पूरी की पूरी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा जी, ये जो जगह मैंने लिखी है ना, ये वो जगह हैं जो स्व स्थानिक संरक्षण का भी भाग है। ये वो जगह है जहां पर जातीय विविधता बहुत मिलती है। कुछ जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, जंगल है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जयंतिया पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट है, बस्तर, चंदा, सरगुजा, ये वो जगह है जहां पर जंगल ही जंगल है, जहां पर जातीय विविधता मिल रही है। और हम इन प्रदेशों की अगर बात करें तो इन प्रदेशों की जो सरकारें हैं इन जगहों को संरक्षित रखने में बेजोड़ तरीके से मतलब लगी पड़ी हैं कि इनको संरक्षित करना है। तो आई होप यहां तक कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
ये था बेटा जी हमारा पहला कौन सा, स्व स्थानीय संरक्षण। एक बार वापस से बता दूं, स्व स्थानीय संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये वो जंगल हैं जहां पर कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े हैं। भारत में संख्या मैंने बता दी, ये वो जगह है जहां पर हम जीवों को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर रहे हैं। हमने बोला कई सारे देश हैं वो समझ नहीं पा रहे कि उनके पास इतनी भयंकर जैविक संपदा है, फिर भी उसकी वो ही नहीं रख रहे हैं, रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो कई संरक्षणवादियों ने क्या किया, ऐसी ऐसी जगह खोजी जहां पर जैव विविधता अत्यधिक मिल रही है। राष्ट्र नहीं सोच रहे थे तो राष्ट्रों के लोगों ने सोचना स्टार्ट किया और पता लगाया क्या, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो जगह थी जहां पर मैंने आपको बताया जहां पर जातीय विविधता बहुत ज्यादा मिलती है, अत्यधिक मिलती है और उच्च स्थानिकता भी मिलती है। ऐसे जीव जो उसी पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं। पहले 25 हॉटस्पॉट थे लेकिन बाद में 9 और ऐड हुए। टोटल कितने हो गए, 34, जिसमें से 3 भारत में है। ये नाम है इंडो बर्मा, हिमालय, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। फिर हमने बात करी कि कुल जैव विविधता का केवल 2% भाग हॉटस्पॉट में है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2% भाग है। लेकिन अगर इन हॉटस्पॉट को संरक्षित किया जाए तो विलोपन की जो दर है वो 30% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर इन्हीं हॉटस्पॉट को संरक्षित किया जाए तो। ठीक है, मैंने कुछ और उदाहरण भी बताए आपको। ये वो जगह है जहां पर जंगल मिल रहे हैं, जहां पर जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। प्रभु यहां तक बात करिए किसकी, स्व स्थानीय संरक्षण की। अब बात करेंगे किसकी, बाह्य स्थानीय संरक्षण की। आइए बात करते हैं। देखिए बेटा, अब हम देखने वाले हैं क्या, बाह्य स्थानीय संरक्षण। आइए, तो बात कर रहे हैं क्या, बाह्य, दूसरा बिंदु डाल देता हूं, ये दूसरा भाग, बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब देखिए, हल्का फुल्का तो आपको हिंट लग ही गया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होगा। जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहां हम उसको क्या कर सके, संरक्षित कर सके। क्या बोला, जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम या मानव निर्मित क्षेत्र में संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे संरक्षण को हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल, जैसे आप मुझे बताएं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं। आप जू देखते हो, देखा होगा आपने कभी ना कभी जू। सर जू को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन भी बोल देते हैं इसको, जू। देखा है क्या होता है, जरा सोचिए। हमने ऐसे जीव जो सैलानियों को तो सैलानी तो आ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे जीवों को भी हमने संरक्षित कर दिया। जरा सोचिए, कोई विलुप्ति की कगार पर है ना, और वो अपने प्राकृतिक आवास में मिल रहा है और हो सकता है वो अपने शिकारी के द्वारा खत्म कर दिया जाए, तो हमने उसको एक मानव निर्मित जगह पर लाकर रख दिया और उसको हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। बताओ क्या कहलाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक और उदाहरण, वनस्पति उद्यान, जिसको हम बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, याद रखिएगा। और साथ साथ आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जंगलों में जाते हैं, वन्य जीव सफारी करते हैं। वन्य जीव की सफारी, नाम सुना है, कभी सुना है वन्य जीव सफारी? वन्य जीव सफारी यानी कुछ क्षेत्र ऐसे ही हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं बेंगलोर गया था, आज से करीबन 10-12 साल हो गए। मैं बेंगलोर गया था, वहां पर एक जगह है बानरगट्टा, आपको नाम सुनकर अजीब सा लगेगा, बानरगट्टा। वहां पर मैं गया था जहां पर एक जंगल टाइप था, है ना, जंगल टाइप था, बिल्कुल प्रॉपर जंगल की तरह था। बहुत सारे जीव जंतु अंदर थे, बहुत सारे।
और वो एक सफारी की तरह था, एक वैन के अंदर लोगों को ले जाया जाता है, वैन चारों तरफ से कवर्ड होती है, फिर वो एक निश्चित जगह से ले जाया जाता है, फिर जैसे मैं बैठा हूं ना, तो वो वैन जो थी मतलब बस टाइप की थी, चारों तरफ से कवर्ड थी, पिंजरे पिंजरा था, अंदर हम थे, बाहर थे शेर। शेर हमारे ऊपर, सोचिए वैन के ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी जगह क्या कहलाती है? वन्य जीव सफारी। जो जरा सोचिए, हमने बनाई, हमें पैसा भी मिल रहा है ना, भाई सैलानी आएंगे तो पैसा तो देंगे, और साथ साथ हम कहीं ना कहीं जीवों को संरक्षित भी कर रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे। सर और भी उदाहरण होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। चौथा, 3 उदाहरण हो गए, चौथा सोचिए कुछ संकटग्रस्त पादप है, संकटग्रस्त पादप है या संकटग्रस्त जंतु है। तो संकटग्रस्त जातियों के, कौन? संकटग्रस्त जातियों के युग्मक है ना, युग्मक, युग्मक को निम्न तापमान पर, याद रखना, निम्न तापमान पर संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। निम्न तापमान पर संरक्षित किया जाता है, इसको हम बोलते हैं निम्न तापी संरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। आप बोले समझ नहीं आया मुझे। मेरे एक भाई, एक छोटी सी बात बता, तेरे घर पे फ्रिज है? देख एक झटके में समझ में आया, तेरे घर पर फ्रिज है ना। एक काम करना, एक फल लाना, उस फल को बाहर रख देना, रख दिया है ना, 10-1 दिन बाद देखना सड़ जाएगा। वही फल को तो फ्रिज में रख दे, 10 दिन बाद देखना इतना नहीं सड़ेगा, हल्का फुल्का, लेकिन इतना नहीं। क्यों? क्योंकि निम्न तापमान जो होता है ना, बहुत निम्न तापमान, ये तो हम फ्रिज की बात कर रहे हैं, यहां पर -180, मतलब -1 डिग्री, -1 डिग्री बोल रहा हूं, -196 डिग्री, 196 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं, हाथ भी अगर मैं ले जाऊं ना ऐसे फ्रीजर के अंदर, मेरे कॉलेज में थे ऐसे फ्रीजर, हाँ मैं बता रहा हूं, मेरे कॉलेज में फ्रीजर थे जहां पर हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते थे। अगर मैं हाथ भी ले जाऊं ना, मेरे हाथ क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे एक झटके में, इतना जबरदस्त तापमान होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतने तापमान में एक गैस होती है जिसका नाम होता है लिक्विड नाइट्रोजन। इन 2 चीजों का, लिक्विड नाइट्रोजन, आजकल तो मॉल्स जो होते हैं वहां पर भी यूज में ली जाती है, आइसक्रीम बनाने के लिए भी, है ना। तो लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री तापमान, ये 2 कंडीशन दी जाती है जब जीवों के युग्मक हो, चाहे कोई कोशिका हो, चाहे बीज हो, कुछ भी हो, उनको हम क्या करते हैं? इतने निम्न तापमान पर संरक्षित कर देते हैं। यही संरक्षण क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। अब आप बोलेंगे इतने निम्न तापमान पे होता क्या? रहे मेरे भाई, सूक्ष्म जीव उनको क्या अपघटन नहीं कर पाते? कदम सीधी सी बात है भाई। आपने बाहर रखा था एप्पल, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर रखा तो बाहर सड़ गया, क्यों? बाहर सूक्ष्म जीव सड़ा दिया, अंदर रखा नहीं सड़ा, क्यों? अंदर सूक्ष्म जीव इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना निम्न तापमान है, खत्म, इतनी सी बात है ना। तो निम्न तापमान जो है वो सड़ने से, गलने से बचाएगा, खत्म। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे जीव जो संकटग्रस्त है, जो खत्म होने की कगार पर है, विलुप्ति की कगार पर, एक काम करते हैं, उनके युग्मकों को संरक्षित कर लेते हैं, बाद में कभी जरूरत आन पड़ी तो यूज में ले लिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम बीज बैंक भी बनाते हैं, हम बीज बैंक भी बनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर बीज बैंक क्यों बनाए? मेरे भाई जरा सोचिए, बैंक क्या होता है? जहां पर हम चीजों को एकत्रित करते हैं। अब बीज बैंक जहां पर हमने बीजों को एकत्रित कर दिया, है ना। तो बीजों को एकत्रित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मान लो कोई संकटग्रस्त पादप था, उसके जो बीज थे हमने उसको स्टोर कर लिया, फ्यूचर में अगर कोई स्टडी करनी पड़ी तो यूज में ले लिया जाएगा। उसी तरीके से हम पादपों का संवर्धन भी कराते हैं, पादपों का ऊतक संवर्धन कराते हैं। ठीक है भाई, मैंने एक पादप लिया, मैं अपनी लैब में ले गया, मेरी लेबोरेटरी है, मेरी प्रयोगशाला है, उसमें पादप का छोटा सा भाग ले लिया, छोटा सा, और उससे मैंने हजारों पादप बना दिया। आप बोलेंगे पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है,
खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्यनीति चैप्टर है उसमें आता है क्या, ऊतक संवर्धन। वहां पर मैं आपको बताऊंगा क्या, टिश्यू कल्चर। क्या, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम पादप का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, जिसमें होते हैं कुछ विशेष ऊतक होते हैं जिनका नाम होता है विभजोतक ऊतक, जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। उन ऊतकों को जो मूल की शीर्ष पर या तने की शीर्ष पर होते हैं, उसका छोटा सा भाग काट के हमने एक संवर्धन माध्यम में डालते हैं, यानी एक ऐसे लिक्विड में डालते हैं जहां पर वो पोषण लेकर नए नए पादप मतलब उस पोषण लेकर वापस से वो वृद्धि कर लेते हैं और बहुत सारे पादप बना सकते हैं। यानी एक पादप से मैं करोड़ों पादप बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। तो जरा सोचिए, ऐसे संकटग्रस्त पादपों से मैं हजारों पादप अगर बना दूं तो क्या वो संकटग्रस्त रहेंगे? तो पादपों को तो हम कभी भी संकटग्रस्त होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास तकनीक है क्या, ऊतक संवर्धन। लेकिन बाबू बात आ रही है क्या जंतुओं के लिए भी ऐसा कोई ऊतक संवर्धन होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो हमें मुख्य रूप से जंतुओं का संरक्षण करना जरूरी है। तो ये थे बेटा जी कुछ उदाहरण किसके, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये सिंपल सा था, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर या जीवों के ऐसे भागों को या जीवों के ऐसे अंश को संरक्षित कर लेना। मानव द्वारा निर्मित क्षेत्रों में क्या कहलाएगा आपका, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब बात आ रही है क्या ये मुख्य रूप से हमारा ये टॉपिक हो चुका है कि जीवों का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, ये हो गया। एक आखिरी चीज है इस चैप्टर में, वो ये, क्या जैव विविधता का संरक्षण सभी राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है या नहीं है? सोचिए, जैव विविधता का संरक्षण सभी राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है। बिल्कुल। और इस उत्तरदायित्व पर क्या राष्ट्र खरे उतर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, किया भी है। क्या किया? जो मैं आपको 2-3 चीजें हैं वो बताने वाला हूं, 2 ही चीजें बताऊंगा। क्या किया राष्ट्रों ने, क्या किया? 1992 में मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, ये प्रश्न नीट में आते हैं। 1992 में, ध्यान से सुनना, 1992 में एक जगह है रियो डी जनेरियो। याद रखना, कौन? रियो डी जनेरियो, भूल मत जाइएगा, रियो डी जनेरियो, जहां पर, याद रखना, रियो डी जनेरियो, जहां पर हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ समिट। जहां पर मैं ये बोलूंगा इस पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों ने भाग लिया था। सभी राष्ट्रों ने भाग लिया। अब भाग लेकर क्या किया? रियो डी जनेरियो एक जगह है जहां पर अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बड़े स्तर पर। क्या किया यहां पर? इस सम्मेलन में इन राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने ये तय किया कि कहीं ना कहीं भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। सोचिए 1992 की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा होता, जैव विविधता कम होती जा रही है। 1992 में ही ये निर्णय लिया गया कि जैव विविधता को बढ़ाना है। अब जब धीरे धीरे और घटती जा रही है तो भैया फिर 2002 में, फिर कब? 2002 में। ये और भी इंपॉर्टेंट है, कब? सन 2002 की बात कर रहे हैं। 2002 में क्या कर रहा था मेरे को खुद को पता नहीं है। 2002 में पता नहीं आप पैदा हो गए थे क्या? नहीं हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, है ना। 2002 में ऑब्वियस ही बात है, नहीं पैदा हुए होंगे। 2002 2021 यानी 19 साल के तो नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे। मैं पता नहीं, शायद 11th में था, शायद 11th या 10th में था, जो भी था। दक्षिणी अफ्रीका, कहां पर? 2002 में दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह जोहान्सबर्ग। मतलब मेरा तो सपना है इधर जाने का, बहुत प्यारी जगह है। देखो कब सपना पूरा होता है।
है ना। जो जो सपने देखे थे सारे पूरे तो हो रहे हैं, एक ये सपना भी पूरा हो जाएगा। तो 2002 में दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जगह है जहां पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, याद रखना आपने ये शब्द, क्या, विश्व शिखर सम्मेलन। विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें ये जरूर याद रखना 190 देशों ने भाग लिया था। कितने, 190 देशों ने भाग लिया। और क्या तय किया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, शपथ ली थी उन्होंने। क्या बोला, शपथ ली थी, 190 देशों ने भाग लिया और शपथ ली, क्या शपथ ली कि 2010 तक, 2000, इंडिया भी था उसमें, 2010 तक क्या करेंगे, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर, ठीक है, या यूं बोल दीजिए राष्ट्र स्तर पर, उसके बाद उस राष्ट्र में प्रादेशिक स्तर पर, प्रदेशों के अंदर स्थानिक स्तर पर, यानी एक राष्ट्र में प्रदेश है, प्रदेश में स्थान है ना। जैसे भाई मैंने बोला कि भैया भारत राष्ट्र, उसमें प्रदेश कौन सा, राजस्थान, जिसमें एक जिला है, एक जगह है, स्थान है, कौन सा, मान लेते जयपुर है, बीकानेर है, कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर, या हम बोल सकते हैं क्या, राष्ट्र स्तर पर, फिर प्रादेशिक स्तर पर, फिर स्थानिक स्तर पर क्या करना है, जैव विविधता को संरक्षित करना है। ये था उद्देश्य, ठीक है। तो भूलना नहीं है, यहां तक ही था ये हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हुआ है, एक एक चीज आपको बताई गई है। अभी समय हुआ है अब आपके क्विज का। सो बेटा जी हो जाइए रेडी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, स्वस्थानिक संरक्षण का उदाहरण है जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। क्या उदाहरण है, सोचिए जल्दी से, स्वस्थानिक संरक्षण का उदाहरण क्या है, दिमाग लगाइए। अभी अभी बताया आपको स्वस्थानिक संरक्षण का उदाहरण क्या है। चलिए दूसरा प्रश्न, विश्व में कितने हॉटस्पॉट है, दिमाग लगाइए, सिंपल सा प्रश्न है, विश्व में कितने हॉटस्पॉट है, 25, 34, 24, 29, कितने हॉटस्पॉट है। चलिए जी समय हुआ समाप्त बेटा, आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था स्वस्थानिक संरक्षण। भाई स्वस्थानिक जीवों को उन्हीं के ही प्राकृतिक आवास में क्या करना, संरक्षित करना। तो जंतु उद्यान, जू, नहीं ये तो हमने बनाया है। वनस्पति उद्यान, ये भी हमने बनाया है। वन्य जीव सफारी, नहीं जी यहाँ पर ये भी हमने बनाया है ना, जानवरों को दिखाने के लिए। राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ ये जंगल हैं, बड़े बड़े जंगल हैं जहां पर हम जीवों को उन्हीं के ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित करते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। दूसरा, विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं, भैया पहले बोले गए थे कितने, 25, लेकिन बाद में कितने तय किए गए थे, 34। तो विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं, 34 हॉटस्पॉट है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो बेटा जी अब मैं लेकर आ रहा हूं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट। रॉबर्ट